नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जागरण एकेडमी पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये वीडियो सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट पर। तो दोस्तों, कोट ऑफ द डे है, विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नए दिन के साथ ही नई ताकत और नई सोच आती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी हताश नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। एक दिन सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए राजीव कुमार, बी संजय पटेल, सी अजय तिर्के और डी अरविंद सक्सेना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजय तिर्के। अजय तिर्के को महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों राजीव कुमार की, जो कि पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं और वर्तमान में ये पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, PESB। दोस्तों, संजय पटेल की बात करें तो इनको CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और अरविंद सक्सेना की बात करें दोस्तों, तो ये UPSC के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसी के साथ इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, बात करें अजय तिर्के की, जिन्होंने अभी हाल ही में सचिव का पदभार ग्रहण किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। और ये किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? श्री रविंद्र पवार, जो कि 30 अप्रैल 2020 में रिटायर हो गए हैं, उन्हीं के स्थान पर इनको सचिव बनाया गया है। अजय तिर्के की बात करें दोस्तों, तो ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर से, और इससे पूर्व कई महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिनमें से 2015 से 2017 तक के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के। बात करें दोस्तों मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट की, तो वो हैं स्मृति ईरानी। और इस मंत्रालय की जो स्थापना की गई वो 30 जनवरी 2006 में की गई। इससे पहले यह मंत्रालय MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता था। 1985 से इसको अलग से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बना दिया गया। नंबर 2, चक हाउ, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, डैश का काला चावल है। हमारे पास ऑप्शंस हैं ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी त्रिपुरा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। इसके साथ साथ अन्य 2 उत्पादों को भी GI टैग मिला है। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स GI टैग के बारे में। दोस्तों, बात करें ब्लैक राइस के अलावा और किस किस को मिला है GI टैग, तो कोविलपट्टी, कडलाई मिट्टाई और गोरखपुर का टेराकोटा, इन 2 उत्पादों को भी GI टैग मिला है। दोस्तों, बात करें चखाओ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है मणिपुर में स्पेशल अरोमा यानी कि स्पेशल सुगंध के लिए इसको जाना जाता है, और करीब 40 से 45 मिनट इसको पकने में लगता है। इसी के अलावा बात करें दोस्तों गोरखपुर टेराकोटा की, जो कि मिट्टी से यानी कि जो वहाँ की नेचुरल दोमट मिट्टी है उससे ये उत्पाद बनाए जाते हैं पॉटर्स के द्वारा, जो कि मिट्टी से उत्पाद बनाते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे हॉर्सेस, एलिफेंट, कैमल और गोट्स की, और उनको अपने हाथों से तैयार किया जाता है। उसमें किसी भी तरह के सांचे का प्रयोग नहीं किया जाता, और उस पर नेचुरल कलर भी हाथों से ही किया जाता है, ताकि लंबे समय तक वो सुंदर दिखें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कोविलपट्टी कदलाई मिठाई की। दोस्तों, ये एक कैंडी है, पीनट कैंडी, जो गुड़ और पीनट्स यानी कि मूंगफली, और वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नदी है थामीरा बरानी, उसके पानी को इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। और इस पानी के इस्तेमाल से इस प्रोडक्ट में इसका जो स्वाद है वो एक विशेष स्वाद बन जाता है, और इसी के तहत इनको GI टैग मिला है। बात करें दोस्तों GI टैग मिलने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं उस उत्पाद को, तो दोस्तों ये अगर हम उस उत्पाद को GI टैग मिल जाता है तो उससे उसके एक्सपोर्ट से अर्निंग में बूस्ट मिलता है। उसी के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र को पहचान मिलती है, और वहाँ की जो जितनी भी जो लोअर क्लासेस है यानी कि जो भी उसके मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए वर्कर्स रहते हैं उनको भी अच्छा खासा
अर्निंग हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 मई, 18 अप्रैल, 25 अप्रैल और 29 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 मई, यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। बात करें दोस्तों 18 अप्रैल की, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया। और दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं 25 अप्रैल की, तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया गया। 29 अप्रैल की बात करें दोस्तों, इस दिन इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया गया। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें इंटरनेशनल लेबर डे की, जो कि हर साल 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है, जिसको हे मार्केट अफेयर या हे मार्केट मस्कारे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये घटना अमेरिका के शहर शिकागो में हुई थी। दोस्तों इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, कुछ राष्ट्रों में यानी कि कुछ देशों में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया जाता है, और इस दिन फैज़ अहमद की एक रचना है फैज़, उसको भी याद किया जाता है, जिसमें मज़दूरों के अधिकारों की चर्चा की गई है। दोस्तों इसकी हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों ये 19वीं सेंचुरी से जुड़ी हुई एक घटना है। उस वक्त मज़दूरों से यानी कि लेबर क्लास से 15 आवर्स ए डे यानी कि एक दिन में 15 घंटे कार्य कराया जाता था, और इसी के विरोध में 1 मई 1866 में हज़ारों की संख्या में लोग रोड पर एकत्रित हो गए, और इन जो वर्किंग आवर्स थे इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। दोस्तों 4 मई को पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई की, यानी कि पब्लिक को तितर बितर करने के लिए, और उसी समय जो एक अज्ञात इंसान था उसने वहाँ पर बम को फेंक दिया, जिसके कारण कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। इसी को दोस्तों हे मार्केट अफेयर के नाम से जाना जाता है। बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में इंटरनेशनल लेबर डे की शुरुआत हुई 1 मई 1923 में, और दोस्तों जो लेबर किसान पार्टी थी जो भारत की उस समय हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, चेन्नई में इसकी शुरुआत की गई, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जो वर्कर्स थे उनके अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा करना, यानी कि उसको वापस लाना। दोस्तों बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके द्वारा इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है और पूरे विश्व भर में उसको मान्य किया जाता है। इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। और बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। 4, कोरोना वायरस को विकसित करने के लिए डाइट द्वारा एक स्टरलाइजर विकसित किया गया है, जिसका नाम है, तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं ए साथी, बी अतुल्य, सी रक्षक और डी अरुण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अतुल्य, जिसको डाइट द्वारा तैयार किया गया है। डाइट बोले तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये विकसित किया गया है किसके लिए? जो कोरोना वायरस है उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें इस अतुल्य जिसको नाम दिया गया है, ये क्या है? माइक्रोवेव स्टरलाइजर है, और दोस्तों इसका मुख्य कार्य है डिसइंटीग्रेट करना, किसको? कोरोना वायरस को। ये दोस्तों इसमें जो टेम्परेचर है वो 560 से 600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, और एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। इसको दोस्तों फिक्स भी किया जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है, यानी कि पोर्टेबल भी है। इसमें ह्यूमन और ऑपरेटर दोनों की सेफ्टी को टेस्ट किया गया है और दोनों में ये खरा उतरता है। दोस्तों बात करें स्टरलाइजर के टाइम की, यानी कि कितने समय तक स्टरलाइजरेशन किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका टाइम है 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, यानी कि 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसकी समय है। और दोस्तों इसका बात वेट करें तो इसका वेट है इस सिस्टम का 3 kg यानी 3 किलोग्राम, और ये जो यूज किया जा सकता है नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं डाइट की, तो उसके चांसलर हैं राजनाथ सिंह, और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। इसके अलावा बात करें दोस्तों DRDO की, तो उसके डायरेक्टर हैं जी सतीश रेड्डी, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए
नीरज व्यास, बी टी.एस. त्रिमूर्ति, सी राजीव कुमार और डी शिखा शर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिखा शर्मा। इनको गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। बात करते हैं दोस्तों नीरज व्यास की, तो इनको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बात करें टी.एस. त्रिमूर्ति की, तो इनको यूएन में भारत की ओर से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। और दोस्तों राजीव कुमार जो कि भारत के पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं, इनको पीईएसबी का डायरेक्टर यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें शिखा शर्मा की, जो एक्सिस बैंक की फॉर्मर सीईओ भी रह चुकी हैं। अब उन्होंने गूगल पे को ज्वाइन किया है एन एडवाइज़र। दोस्तों बात करें गूगल की, तो गूगल ने अभी लॉकडाउन के समय में नियर बाई स्पॉट एक ऐप लॉन्च की है, जिसके द्वारा बेंगलुरु में इसेंशियल सर्विसेज के लिए यानी इसेंशियल सर्विस के जो स्टोर्स हैं उनको लोकेट किया जा सकता है, और जिसमें ग्रोसरीज आइटम्स जितने भी हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ से। इसी के अलावा इसको अन्य शहरों में भी लॉन्च करने की योजना है, जिनमें हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली मुख्य शहर हैं। बात करें दोस्तों जो गूगल पे की जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है, ये 18 सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था, और दोस्तों 28 अगस्त 2018 में इसको रीब्रांड किया गया, यानी कि अब गूगल तेज से इसको गूगल पे में परिवर्तित कर दिया गया। बात करें दोस्तों गूगल की, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। दोस्तों पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अल्फ़ाबेट इंक 2015 से है, और इसकी जो स्थापना थी यानी किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था गूगल को, तो दोस्तों वो हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए रामनाथ कोविंद, बी वेंकैया नायडू, सी रवीश कुमार और डी थांगजाम दवाली सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा थांगजाम दवाली सिंह, जिन्हें जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। बात करें दोस्तों रामनाथ कोविंद जी की, जिनको नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। दोस्तों किस सरकार द्वारा दिया गया है? ये गुयाना की सरकार है जिसके द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है। एम वेंकैया नायडू की बात करें दोस्तों, तो इनको भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया था, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ग्रीन कंसेंट। दोस्तों किस सरकार द्वारा दिया गया था? कोमोरोस की सरकार के द्वारा दिया गया है। बात करें दोस्तों रवीश कुमार की, इनको 2019 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें थांगजाम दवाली सिंह की, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये जो जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित इनको किया जा चुका है, ये उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए दिया गया है। बात करें इनकी दवाली सिंह की, तो ये एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, और दोस्तों इन्हीं के द्वारा मणिपुर टूरिज्म फोरम की स्थापना की गई है, जिसने अभी हाल ही में 70वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की है। और इसमें दोस्तों बहुत सारे जापानी सिटीजन्स और जो दूतावास के लोग हैं जापानी दूतावास के, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। दोस्तों बात करें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन की, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों और दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, कल्याण या अपने क्षेत्र में उपलब्धियों वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। बात करें दोस्तों ये मीजी द्वारा 1875 में इसको स्थापित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करें कैपिटल ऑफ जापान, जो कि है टोक्यो। मुद्रा की बात करें दोस्तों वो है येन, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है शिंजो आबे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान का निधन हो गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए चुन्नी गोस्वामी, बी विजय मिश्रा, सी हेमा भाली और डी माइकल रॉबिन्सन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चुन्नी गोस्वामी, जो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बात करें दोस्तों विजय मिश्रा की, ये उड़ीसा के जाने माने नाटककार हैं। और दोस्तों हेमा भाली की बात करें तो ये गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और माइकल रॉबिन्सन की बात करें तो ये भी एक फुटबॉल प्लेयर हैं जो लिवरपूल के लिए खेलते थे। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, एक नज़र डाल लेते हैं। चुन्नी गोस्वामी की बात करें दोस्तों, कैप्टन रह चुके हैं इंडियन फुटबॉल टीम के। 1962 में जब एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता था भारत की टीम ने, उस समय यही कप्तान थे।
इन्हीं की कैप्टनसी के तहत ये अवार्ड जीता था। इससे जुड़े हुए अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फीफा जो कि एक शीर्ष संस्था है फुटबॉल से संबंधित, उसके प्रेसिडेंट की बात करें दोस्तों वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। इसके मुख्यालय की बात करें ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, और जो इसकी स्थापना की गई थी वो पेरिस फ्रांस में 21 मई 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8, विकास अभय ऋण योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए पीएनबी, बी कैनरा बैंक, सी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और दोस्तों डी एसबीआई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, जिसके द्वारा विकास अभय ऋण योजना शुरू की गई है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्राइटेरिया हैं जिसके लिए विकास अभय ऋण योजना शुरू की गई है, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों जो लोन स्कीम प्रोवाइड की गई है माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों जो धारवाड़ ज़िले में, जो कर्नाटक का धारवाड़ ज़िला है, वहाँ पर जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं एमएसएमई सेक्टर्स की, वो ना रुकें, इस वजह से इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों इस योजना के तहत जो लोन की राशि दी जाएगी वो अधिकतम 1 लाख रुपए दी जाएगी, और दोस्तों ना ही इसके अंतर्गत कोई भी सिक्योरिटी जमा की जाएगी, और इसको 36 महीनों में रीपे करना है, यानी 36 महीनों में इस लोन को चुकाना है। ये दोस्तों किसके लिए दी जा रही है स्कीम? जो एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी है दोस्तों, ये यानी जिनके पास पहले से ही लोन है उनका जो सेक्टर्स हैं, यानी कि उनके जो जितने भी माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से ये इकोनॉमिक हेल्प उनको दी जा रही है। बात करें दोस्तों कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के मुख्यालय की, वो धारवाड़ कर्नाटक में है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं पी गोपी कृष्णा। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसको दिया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए रवीश कुमार, बी थलप्पिल प्रदीप, सी थांगजाम धवाली सिंह और डी रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थलप्पिल प्रदीप। इनको दोस्तों निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। बात करें दोस्तों रवीश कुमार की, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा चुका है 2019 में। थांगजाम धवाली सिंह की बात करें तो दोस्तों इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड इनको जापान द्वारा दिया जा चुका है। और रामनाथ कोविंद की बात करें दोस्तों तो गुयाना सरकार के द्वारा इनको दिया जा चुका है द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों जिसके विशेष कार्य के लिए इनको पुरस्कार दिया जा रहा है, जो प्रोफेसर हैं आईआईटी मद्रास के थलप्पिल प्रदीप, वो दोस्तों वो पुरस्कार दिया जा रहा है, इन्होंने एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इजाद किया है, बहुत ही विशेष कार्य किया है, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के तहत। दोस्तों इसके अलावा 2 और कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए हैं। कल्चर एंड कम्युनिटी की बात करें तो दोस्तों राम प्रसाद कडेल हैं नेपाल के, जिनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। और इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन की बात करें दोस्तों तो एंथोनी टैन मलेशिया के हैं, और इसी के साथ टैन हुई लिंग मलेशिया के हैं, इनको इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जा चुका है। प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप की बात करें दोस्तों तो इन्होंने जो वाटर प्योरिफिकेशन की जो टेक्निक लेकर आए हैं उसके तहत 2 पैसे पर लीटर ये क्लीन वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों बात करें, इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया भी दिया जा चुका है, यानी पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों इस अवार्ड की बात करें निक्केई एशिया की, तो जापान का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा मुख्य सबसे बड़ा मीडिया कॉरपोरेशन है निक्केई इन कॉरपोरेशन, जिसके तहत निक्केई एशिया 2020 पुरस्कार दिया जाता है। ये 1996 में स्थापित किया गया था। इसी के अलावा दोस्तों हमने कैटेगरी बता दी है, 3 कैटेगरी में इस पुरस्कार को दिया जाता है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर एंड कम्युनिटी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य मनरेगा कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, जिसने मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने में सभी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक नज़र डाल लेते हैं।
तो दोस्तों बात करें इस कोविड-19 के कारण जो देशव्यापी लॉकडाउन है उसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार प्रदान करने में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका की सुरक्षा के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख लेबर कार्यरत थे। इसी के अलावा बात करें दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में उत्पन्न यानी कि पूरे देश में जितने भी मनरेगा के तहत जॉब्स हैं उसमें से 24% जो हिस्सा है वो केवल छत्तीसगढ़ में है। आंकड़ों के अनुसार दोस्तों 18,51,536 वर्कर्स को मनरेगा के तहत डे जॉब्स यानी कि नौकरियां दी गई 9,883 जो ग्राम पंचायतें छत्तीसगढ़ की। इसी के अलावा दोस्तों बात करें इस मनरेगा की तो दोस्तों राइट टू वर्क के तहत ये सितंबर 2005 में एक्ट आया था यानी कि एक्ट को पास किया गया था जिसके द्वारा राइट टू वर्क दोस्तों निश्चित किया गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के नरेंद्र सिंह तोमर और चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और गवर्नर की बात करें तो दोस्तों वो हैं अनुसुईया उके। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो और ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और सभी से मेरी अपील है लॉकडाउन के समय में निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।